ठीक है अशोक, तुम भी हमारे साथ प्रतिभाग कर सकते हो, परंतु स्मरण रहे नियमों का उल्लंघन न हो। जी भ्राता, जैसा आप कहें। भ्राता इधर दीजिए, इधर दीजिए। भ्राता अशोक, जाइए आप कंदुक को सरोवर से लेकर आइए। किंतु भ्राता, कंदुक को सरोवर में आपने निक्षेपित किया है, आप स्वयं ही लेकर आइए ना। अशोक, तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता से इस प्रकार वार्ता नहीं कर सकते। हमारा आदेश है कि कंदुक को सरोवर से तुम लेकर आओ। भ्राता, माता हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन और छोटों के साथ सद्व्यवहार करने की सीख देती है। आप भी जाकर कंदुक ले आइए। ठीक है, मैं ही ले आता हूँ। देखिए देखिए, यह तो हमारे पितामह चंद्रगुप्त मौर्य का रथ है। अरे, ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। प्रणाम प्रणाम पितामह, प्रणाम पितामह, प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। पितामह, आज इतने समय पश्चात आपको देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, परंतु आपको आने में इतना विलंब क्यों हुआ? क्या आपको हमारी याद नहीं आई? पौत्रो, मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। आज आप सबको देखकर मेरा मन भी अत्यंत हर्ष में है। पितामह, आप हम सबके लिए क्या उपहार लाए हैं? सहमित्र, ये लीजिए। धन्यवाद। ये लीजिए कुमार, धन्यवाद। ये लीजिए कुमार। धन्यवाद पितामह। पितामह, मुझे ये उपहार नहीं, आपका ये खड्ग चाहिए। मैं इसका अधिकारी हूँ। आने वाले समय में मैं ही तो इस मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनूंगा। अभी इस खड्ग के हस्तांतरण का समय नहीं आया है पुत्र। प्रणाम पितामह। यशस्वी भव। मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं पितामह? सहमित्र, उपहार तो समाप्त हो गए स्वामी। देख नहीं रहे हो अशोक, पितामह के हाथ रिक्त हैं। उपहार तो समाप्त हो गए अशोक। ये सत्य है कि आपने अपने साथ लाए हुए बेटे अन्य कुमारों को दे दी, किंतु आपके हाथ रिक्त हैं। यह बात तो सत्य नहीं है। आपके हाथों में आपकी खड्ग है पितामह। उसके लिए मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, है ना पितामह? राजा का खड्ग ना किसी को भेंट किया जाता है, ना किसी से भेंट में लिया जाता है। खड्ग को तो अपनी शक्ति से रघुवंशी राम ने परशुराम को अपना सामर्थ्य और योग्यता दिखाकर भगवान विष्णु के धनुष को प्राप्त किया था। कथा याद है ना कुमार? याद है, अवश्य याद है, किंतु मैं अभी बालक हूँ पितामह, अपनी योग्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता। अभी तो मेरी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई है, और जब तक वह पूरी हो, संभव है आप तब तक। ठीक है, हम इस खड्ग को ऐसी जगह स्थापित करेंगे जहाँ से इसे योग्य व्यक्ति ही प्राप्त कर सके। ठीक है पितामह, आपने तो अपना खड्ग सरोवर में निक्षेपित कर दिया। वहाँ तो भयंकर दलदल है। यदि कोई इस दलदल को किसी तरह पार भी कर ले, तो आगे मगरमच्छ उसे अपना निवाला बना लेंगे। कोई कैसे पहुँचेगा आपकी खड्ग तक? वहाँ एक योग्य व्यक्ति का पहुँचना उतना ही सरल है जितना उगते हुए सूरज की किरणों का धरती पर पहुँचना। बस वह व्यक्ति इस खड्ग के योग्य होना चाहिए। क्यों अशोक, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल पितामह। तो क्या आपने अपना खड्ग अशोक को दे दिया? मैंने अपने खड्ग को एक योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा में लगा दिया है। वो योग्य व्यक्ति तुम भी हो सकते हो सुशील, और अशोक भी, या सुमित्र या जयमित्र भी। परंतु प्रश्न तो वही का वही रहा ना पितामह। आपने हम सबको उपहार दिए, मात्र अशोक ही है जिसके हाथ रिक्त रह गए। मेरे हाथ रिक्त नहीं है भ्राता सुशील। देखो, क्या आपको इनमें खड्ग की लालसा नहीं दिखती? अगर तुम्हारे हाथों में खड्ग की लालसा है, तो मेरे हाथों में पितामह और पिता की भांति सम्राट की पद की लालसा है, और तुम भी देखोगे कि वो अवश्य पूरी होगी। लालसा से अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है वत्स। तुम्हारे योग्य होने की प्रतीक्षा मैं करूं या ना करूं, मेरा खड्ग तुम्हारी प्रतीक्षा अवश्य करेगा। मैंने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में अपने जीवन में कई कार्य पूर्ण किए, परंतु कई कार्य अधूरे में छूट गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम कुमारों में से कोई एक उन कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा।
अवश्य पितामह, मैं आपके पुत्र बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुशील आपके अधूरे कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। इस कार्य में मेरी माता के शेष पुत्र भी मेरी सहायता करेंगे। और तुम्हारे पिता के अन्य पुत्र? आपके आशीर्वाद से आपके पौत्र को किसी ऐरे गहरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पितामह। राजा को अपने परिवार और प्रजा की ही नहीं बल्कि भूमि, वनस्पति, नदी, पहाड़, प्रत्येक जड़ चेतन, यहाँ तक कि विदेशी सहायकों और मित्रों की भी आवश्यकता होती है सुशील। भगवान राम ने सभी की सहायता से आदर्श साम्राज्य स्थापित किया था। तुम्हें भी आचार्य चाणक्य बने हैं पितामह, आपने बनाए हैं। हाँ, आपने भी तो यहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी आप सम्राट बने। मैं भी आप ही का अनुसरण करते हुए एक दिन सम्राट बनूंगा। हम तुम्हें जिस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए कह रहे हैं, हमारे पास उस ज्ञान गंगा की गंगोत्री रही थी, आचार्य चाणक्य के रूप में, जो तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ये बात ध्यान रहे पुत्र, जिसके हाथ में गुरु का हाथ नहीं होता या जिसके साथ में गुरु का ज्ञान नहीं होता, वो व्यक्ति संसार रूपी कंटक पथ पर नेत्रहीन बनकर विचरण कर रहा होता है। पग पग पर उसका आहत होना निश्चित होता है। इसलिए किसी भी ज्ञान को अर्जित करने में कोई किंतु परंतु कभी मत लगाना। चलो, अब अंधेरा होने को है, अपने अपने भवनों को जाओ। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम पितामह। यशस्वी भव। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। प्रणाम पितामह। यशस्वी भव। और देखा देखा किस तरह से पितामह ने तुमको मूर्ख लड़की की आवश्यकता है। ये तो जनजातीय मूर्ख है, तभी तो पिताश्री भी इससे घृणा करते हैं। तुमने उनकी बातों का उत्तर क्यों नहीं दिया सो? पितामह, मेरा मौन ही उनके उपवास का प्रत्युत्तर था। उनको नहीं दिखा, मैं मान सकता हूँ, परंतु आपको नहीं दिखा हो, ये मैं नहीं मान सकता। दिखाई दिया पुत्र, तुम्हारा मौन भी और उनकी उच्छृंखलता भी। आज आपने मेरे जीवन को लक्ष्य प्रदान किया है। मुझे अपनी योग्यता की प्रतीक्षा रहेगी और उसके प्रमाण के लिए आपके खड्ग की, जब आपके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण हुआ था। बस इन्हीं दो ध्रुवों के बीच में संतुलन बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा खपा रही है मेरी माता। अशोक, अपनी माता से मेरा संदेश कहना कि इन दो ध्रुवों की चिंता वो ना करे। उसका आलंबन, उसका केंद्र अशोक है और वो उसी के पास है। उसी भी मेरी ही तरह आचार्य चाणक्य के वचनों पर विश्वास अवश्य करना चाहिए। क्या कहा था आचार्य चाणक्य ने? मुझे भी बताइए पितामह। समय आने पर तुम्हारी माता तुम्हें बता देंगी कि आचार्य चाणक्य ने क्या कहा था। अब जाओ, समय की गति बहुत तीव्र होती है अशोक। समय व्यर्थ कभी मत करना। मेरा खड्ग तुम्हारी योग्यता की प्रतीक्षा में है और मेरे खड्ग को धारण करने वाले अशोक की प्रतीक्षा में मेरा स्वप्न पूरा अखंड भारत है। यशस्वी भव। महाराज, आपने अशोक के साथ ठीक नहीं किया, उसे भी कुछ भेंट दे देते। मेरे बाकी कुमार मेरे इस विशाल राज्य के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं है, किंतु अशोक में मुझे वह ज्योति दिखती है जो न केवल मेरे राज्य को जगमगाएगी बल्कि जिसका विस्तार पूरे विश्व तक पहुंचेगा। आप उन कुमारों के हृदय में युद्ध लिप्सा को जन्म दे रहे हैं महाराज। एक राजा को युद्ध से घबराना नहीं चाहिए। युद्ध कला उसकी योग्यता होनी चाहिए और उसकी बुद्धि युद्ध कला का अंकुश। योद्धा और राजा में यही एक फर्क है। योद्धा केवल युद्ध कला में निपुण होता है, परंतु राजा युद्ध कला की आवश्यकता अनुरूप उपयोग करने की बुद्धि रखता है। देखा नहीं, उसने खड्ग के लिए आज आग्रह नहीं किया क्योंकि वह जानता है कि वह आज इस खड्ग को चला नहीं सकता, किंतु यदि उसे खड्ग चाहिए तो योग्य व्यक्ति बनने के उपरांत उसके पास वह अवसर होना चाहिए। वही अवसर मैंने उसे आज दिया है।
जय जयकार क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि हम सम्राट बने? वह तो आने वाला समय बताएगा भ्रातृश्री कि किसकी जय जयकार होगी और किसकी नहीं। अर्थात क्या तुम अभी भी सम्राट बनने का स्वप्न देख रहे हो? भला तुम मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने का स्वप्न कैसे देख सकते हो? तुमको पता है ना कि तुम सावधान, सावधान। महाराज मूसार महारानी चारुमती के साथ कक्ष में पधार रहे हैं। यह तो अति उत्तम दृश्य है। पुत्र सुशील, हमारे पश्चात आप ही इस मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। ये तो बिल्कुल सच है सम्राट, इसमें कोई संदेह नहीं है। मौर्य वंश का नेतृत्व आपके पश्चात बस सुशील ही कर सकता है। परंतु पिताश्री, अशोक का साहस तो देखिए, यह भी सम्राट बनने का इच्छुक है। सम्राट, अशोक का साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह अपने भाइयों को स्वयं के आगे तुच्छ समझने लगा है और स्वयं को सर्वोपरि। इसे पुनः राजप्रसाद में प्रवेश की अनुमति देकर आपने ठीक नहीं किया। ऐसा न कहिए रानी, वह अन्य बालकों की तरह हमारा ही पुत्र है। परंतु सम्राट, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या आपको पुरोहित जी के वचन स्मरण नहीं है? उन्होंने स्वयं इसकी जन्म पत्रिका देखकर बताया था कि यह बालक राज्य के लिए अशुभ और अनिष्टकारी है। तो फिर क्या हम इसे मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना सकते हैं? उचित कहा महारानी आपने, हमें यह सब स्मरण है। अशोक, तुम्हें अपने बड़े भ्राता सुशील की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक उत्तम राजा बनने के लिए आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ और सदाचारी होना आवश्यक है। आप इन सभी नियमों के विपरीत हो। पिताश्री, आप ऐसा न कहिए। मैं भ्राता सुशील का बहुत आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु एक राजा की तरह नहीं, क्योंकि मुझे भले ही भांति ज्ञात है कि मैं भ्राता सुशील से अधिक पराक्रमी राजा बन सकता हूँ। कृपया आप मेरा समर्थन तो करें। अशोक, जो योग्यता आप में है ही नहीं, भला उसके लिए आपका क्या समर्थन? परंतु ज्येष्ठ माता, सुशील में वह निष्ठा और लगन है जो उसे एक उत्तम सम्राट बना सकती है। तुम उसके मार्ग में विघ्न मत डालो। तुम उसकी तरह पराक्रमी, समझदार और योग्य नहीं हो। पिताश्री, मैं शीघ्र ही आपके सम्मुख अपनी योग्यता सिद्ध करके दिखाऊंगा। सम्राट बनना इतना आसान कार्य नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अशोक, इस विषय पर अपना और अधिक समय नष्ट ना करो। आप सभी राजकुमारों की गुरुकुल में शिक्षा प्रारंभ करने का समय हो गया है। आप सभी भाई शिक्षा हेतु गुरुकुल जाने की तैयारी करें और वहां पर गहन अध्ययन करें। गुरुकुल से ही आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आचार्यों के साथ आप सभी को मनुष्य शरीर के विज्ञान की शिक्षा प्रदान करूंगा, जिसके अंतर्गत मनुष्य के आहार, विहार, रोग, औषधि और शल्य क्रिया आती है। मैं आचार्य सुबंधु का शिष्य वराह, गणित प्रकोष्ठ प्रमुख, अपने 8 सहायक आचार्यों के साथ आपको गणित, सांख्यिकी, काल निर्णय, खगोल विज्ञान और ज्योतिष की शिक्षा दूंगा। मैं आचार्य भवशुद्ध का शिष्य सुदर्श, अपने 6 सहायक आचार्यों के सहयोग से आप सभी को देशी और विदेशी भाषाओं तथा संचार शिल्प की शिक्षा प्रदान कर। भास्वर का शिष्य कुशबाहु, युद्ध कला प्रकोष्ठ प्रमुख, अपने 10 सहायक आचार्यों के सहयोग से सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करूंगा, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक सौष्ठव तथा सैन्य संचालन और युद्ध नीति का प्रशिक्षण प्रमुखता से प्रदान किया जाएगा। जैसे जैसे आपका विकास होगा, अन्य विषयों के लिए आपका मार्गदर्शन करने हेतु राष्ट्र के अन्य विश्वविद्यालयों के कुशल प्रशिक्षक आपको प्रशिक्षित करने आएंगे। आप सब राज परिवार के सदस्य अन्य विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप और यहाँ के अन्य विद्यार्थी जब कल को राज्य के विकास में योगदान देने योग्य बनेंगे, तो आपका आपसी सौहार्द उसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। अतः आप सब यहाँ पर न केवल अपने गुणों को पहचान कर उन्हें विकसित करेंगे, वरन दूसरों के गुणों और भावनाओं को समझते हुए उनको स्वयं से जोड़ेंगे। यहीं से आगे चलकर आप सब एक नए युग का निर्माण करेंगे। अतः पूरे मनोयोग से जुट जाइए अपनी शिक्षा के संधान में।
आवश्यक है। वत्स, क्या आप सभी यही सोचते हैं? आचार्य, मैं सुशील के विचारों से सहमत हूँ। हाँ, हम भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं। अशोक, क्या तुम सुशील से सहमत नहीं हो? नहीं आचार्य, मेरे अनुसार एक प्रशासक को सभी विषयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसे केवल युद्ध ही नहीं करने हैं। राजनीति में युद्ध को अंतिम विकल्प होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शासक को प्रत्येक विषय की जानकारी होना उसे शासन करने में सहायक होता है। अति उत्तम अशोक, तुमने सही कहा। एक शासक के लिए सभी विषयों का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि अस्त्र शस्त्र विद्या का। समझे सुशील? कूटनीति में सबसे महत्वपूर्ण है विवेक और धैर्य। एक शासक को समय व स्थिति को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। आचार्य, राज्य के कोष में किस प्रकार से वृद्धि की जाए कि राजकोष में पर्याप्त धन आए और प्रजा पर कर का भार भी ना पड़े? आचार्य, मुझे लगता है कि हम किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहां से धन संपत्ति लेकर अपने कोष की वृद्धि कर सकते हैं। कुमार, किसी भी राज्य में अकारण संपत्ति के लिए आक्रमण करना उचित नहीं। कर निर्धारण में उत्पादन व्यय, लाभ और क्रेता की क्रय शक्ति के मध्य संतुलन परम आवश्यक है। सदा यह सुनिश्चित करें कि कर समेत वस्तु का मूल्य उपभोक्ता की क्रय शक्ति से अधिक न हो। साथ ही राज्य की भूमि और जल आदि प्राकृतिक संसाधनों पर रख रखाव के व्यय के अनुरूप ही कर लगे। अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे। इनका उपयोग रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए किया जा सकता है। आप इन्हें देखें किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। उच्च शोध के लिए यही रहेंगे। 2 सहस्त्र 860 विद्यार्थी विभिन्न राजकीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित किए गए हैं। 2 सहस्त्र विद्यार्थी सम्राट की पैदल, अश्वदल तथा हस्तियार्थियों और आचार्यों को संबोधित करें। आचार्य, आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि हमारा यह विश्वविद्यालय राष्ट्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। शिक्षित युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र को चरम उत्कर्ष तक ले जाने में ऐसी हमें पूर्ण आशा है। हमारे पुत्रों ने यह जो कुछ भी सीखा है उससे वह मगध साम्राज्य को न केवल विस्तार देंगे वरन पूरे भूमंडल में एक आदर्श साम्राज्य स्थापित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। हम इस गुरुकुल का अपने वंश के लिए दिए गए योगदान पर आभार प्रकट करना चाहते हैं। गुरुकुल के विस्तार के लिए हम 2 लाख पर्ण आवंटित करते हैं जिससे कि पाठ्यक्रमों में विस्तार हो सके। आप सभी विद्यार्थियों को हमारा एक ही तो हम उसको पूर्ण समर्थन के साथ क्रियान्वयन तक ले जाने का आश्वासन देते हैं। राष्ट्रीय हित में जो भी उचित होगा आप और हम मिलकर अवश्य करेंगे। जय मौर्य साम्राज्य, जय भारतवर्ष। जय मौर्य साम्राज्य, जय भारतवर्ष। जय मौर्य साम्राज्य, जय भारतवर्ष। इसी के साथ दीक्षांत समारोह संपन्न होता है। आप सब प्रस्थान करें। मात्यगण, इस समय यहाँ आने का क्या कारण? सम्राट, तक्षशिला से एक अशुभ समाचार है। विगत वर्ष से जो विद्रोह की भावना तक्षशिला मंडल के अन्य जनपद तक सीमित थी वो अब मुखर होकर पूरे मंडल में फूट पर हत्या कर दी गई थी। अन्य जनपद प्रमुख भद्रकुंभक ने स्वयं को मंडल प्रमुख घोषित कर दिया है। और क्या समाचार है? विस्तार पूर्वक कहो।
आपके द्वारा तक्षशिला को सेवा मुक्त कर दिया है। उसके स्थान पर एक नवीन दल जिसमें भद्र कुंभक के विश्वस्त हैं, उन्हें सुरक्षा का दायित्व दे दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा दल को मंडल में प्रवेश के लिए अब मंडल प्रमुख से अनुमति लेने का आदेश दिया गया है। विदेशी सैनिक भी बड़ी संख्या में वेश बदलकर मंडल में निवास करते देखे गए हैं। सूचना है कि आती पूर्णिमा को मंडल प्रमुख मंडल को स्वतंत्र राज्य नहीं तो पड़ोसी राज्य मगाडस में विलय की घोषणा कर सकता है। प्रजा क्यों उसे समर्थन देगी और व्यापारी वर्ग वो उसके साथ क्यों जाएगा? दोनों ही केंद्रीय कर नीति का विरोध कर रहे थे सम्राट। सीमांत क्षेत्र में दोनों ही विदेश से सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। जनपद प्रमुख ने इसी का लाभ उठाया है। उन्हें कर मुक्ति और पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है सम्राट, जिससे वो भी उसका समर्थन कर रहे हैं। अमात्यवर, पाटलिपुत्र में मगाडस के राजदूतावास से प्रभारी को हमारा संदेश भिजवाइए कि यदि मगाडस भद्र कुंभक को समर्थन देगा तो उसे मगध की सेना के आतंक का सामना करना पड़ेगा। जो आज्ञा सम्राट। सेनापति जी, आप राष्ट्रीय सेना दल की 2 मध्यमाओं को तुरंत तक्षशिला प्रस्थान का आदेश दीजिए। पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख को सूचित करें कि वो सीमाओं पर सुरक्षा सैनिकों की संख्या 2 गुना कर दें। जो आगे सम्राट। वित्त प्रभारी, कर नीति का पूर्ण मूल्यांकन करके निम्न आय वर्ग और वाणिज्य वर्ग को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान करने वाले प्रस्ताव पर हमारी राज्याज्ञा बनवाइए। ये प्रावधान सीमांत क्षेत्र में ही मान्य होंगे। जो आगे सम्राट। हम स्वयं तक्षशिला जाकर इस समस्या को हल करेंगे। सम्राट, वित्त प्रबंधन की वार्षिक सभा के कार्यक्रम को परिवर्तित करना उचित नहीं रहेगा। उसमें आपकी अध्यक्षता की अनिवार्यता है। तक्षशिला की समस्या में भी हमारा होना अनिवार्य है अमात्य। पिताश्री, मुझे अनुमति दे, मैं अपने शासी उद्धव के साथ वहां जाकर भद्र कुंभक को दंड दूंगा। प्रजा के लिए जो आप निर्णय लेंगे उससे प्रजा आपके साथ ही रहेगी। क्षमा करे कुमार, किंतु तक्षशिला की चुनौती कठिन है। परंतु अमात्य का कथन उचित है सुशील। अभी अभी तुम्हारा शिक्षण पूर्ण हुआ है, राजधानी में समारोह आयोजित हो रहा है, ऐसे में तुम्हारा जाना उचित नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ सम्राट, जहाँ इतना समय बीत चुका है तो थोड़ा और सही आप वित्त प्रबंधन की वार्षिक सभा में प्रतिभाग कीजिए और कुमार सुशील राजधानी के स्वागत समारोह में शामिल हो जाइए। तक्षशिला का कार्यक्रम आप इसके पश्चात के लिए निर्धारित कीजिए। तब तक मैं तक्षशिला की समस्या का सामना करता हूँ। मुझसे हल हुई तो ठीक है, नहीं तो आप तो हैं ही। अमात्य राधागुप्त, क्या आप कुमार अशोक के विचारों से सहमत हैं? सम्राट, यदि अशोक असफलता से चिंतित नहीं है तो ठीक है, फिर कुछ समय बाद आप भी जाएंगे ही तक्षशिला। ठीक है अशोक, तुम यथाशीघ्र तक्षशिला के लिए प्रस्थान करो, परंतु जाने से पूर्व एक बार अपनी माता से अवश्य मिल लेना। जो आज्ञा सम्राट। परंतु पिताश्री, कुमार सुशील राजकाज प्रबंधन की वस्तु है। यथासंभव प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से होना चाहिए। अशोक हमारा प्रतिनिधि बनकर ही जा रहा है। सेनापति जी, तक्षशिला के समाचार प्रतिदिन हम तक पहुंचने का प्रबंध कीजिए। शेष कार्य हमारे आदेश अनुसार होंगे। अशोक को तक्षशिला भेजा जा रहा है, इसकी सूचना मार्ग के जनपद प्रमुखों और सीमा सुरक्षा दल प्रमुख को भिजवा दीजिए। क्या योजना है इस चुनौती के लिए? कुमार, मैंने पूछा क्या योजना है इस चुनौती के लिए? हमारी समस्या है भद्र कुंभक, वो समाप्त तो समस्या समाप्त। प्रजा और व्यापारियों की तृप्ति के लिए सम्राट का कर सुधार आदेश पर्याप्त है। विदेशी सैनिक विदेश से संचालित होते हैं, भद्र कुंभक के लिए आए थे, उसके समाप्त होते लौट जाएंगे। किसी एक विदेशी सैनिक को पकड़कर उनके आने जाने का मार्ग पता करने का काम विश्वा करेगा, और जब ये लौट रहे होंगे तो सीमा सेना दल द्वारा मार दिए जाएंगे। किंतु मंडल प्रमुख का पद रिक्त है, किसी को तो उस पर सूर्यप्रभा मंडल प्रमुख का उत्तरदायित्व लेना चाहोगे? कुमार, मैं सत्य कह रहा हूं, निर्णय करो, हाँ या ना। परंतु उसमें तो अभी बहुत देर है, अभी हम यही है विद्यालय में। प्रस्थान करने से पूर्व पूरी यात्रा स्पष्ट रूप से दिख जानी चाहिए, तभी यात्रा सफल होती है। प्रत्येक पग दिखना चाहिए और प्रत्येक पग की बाधा भी। किंतु मंडल प्रमुख तो तुम स्वयं भी बन सकते हो। अरे, जब मेरे अतिरिक्त मेरे समीप कोई योग्य व्यक्ति है तो मैं क्यों बैठूं? और फिर मेरी राजधानी से दूर जाने की इच्छा नहीं है। तुम उसी क्षेत्र से आते हो, उस क्षेत्र को भली भांति जानते हो।
आज मंडल प्रमुख का पद का उत्तरदायित्व ग्रहण करो, फिर कभी प्रांत प्रमुख पद पर विराजना। हो गया योजना पर विचार विमर्श। अब प्रस्थान के विषय में आदेश दीजिए। अग्निमित्र, तुम माता को लेकर राजधानी के पूर्व द्वार पर मिलना। माता को रथ से ही लाना। अनुस्तिस्ता भी साथ आएंगे। उनसे भेंट करने के उपरांत हम तक्षशिला को प्रस्थान करेंगे। तुम भी वहीं मिलना। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? वर्षों पूर्व किसी ने मेरे लिए एक उपहार सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। मैंने भी वचन दिया था, शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत ही उसे प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। अब उसे लेने का सही समय आ गया है और अपनी योग्यता को परखने का भी। यदि सूर्यास्त तक मैं राजधानी के पूर्व द्वार पर नहीं पहुंचा तो माता और अनुज को उनके निवास पर पहुंचाने के उपरांत सूचित कर देना कि मेरी मृत्यु हो गई है। अगर मैं पहुंच गया तो पूरी दुनिया अपने आप जान जाएगी कि अशोक अब कभी नहीं मरेगा। समझे? नहीं समझा और ना ही कभी समझ सकूंगा आपकी बातें। अतः आप भी जाएं और मैं भी जाऊं। ठीक है, शुभ प्रस्थानम। प्रसन्न रहो। एक पुत्र सदा उसी के पास है, उसका अनुसरण करता हुआ, और दूसरा पूरे परिवार के संघर्षों का प्रसन्नता पूर्वक सामना कर रहा है। भ्राताश्री, आपको तक्षशिला भेजा जा रहा है शांति स्थापित करने के लिए। हाँ, अब तक्षशिला भेजा जा रहा है या राजधानी के स्वागत समारोह से दूर किया जा रहा है पता नहीं, परंतु चुनौती तक्षशिला में थी, इसलिए मैंने उसे चुना। प्रभु आपके सहायक हों, आपकी सहायता करें। सुशील का व्यवहार तुम्हारे लिए परिवर्तित हुआ या वैसा ही है? यदि उसकी भी माँ तुम्हारी तरह होती तो माँ उसे भी सद्बुद्धि आ जाती। अब तो हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हाल ये है कि दूर दूर रहेंगे तो ही जीवित रहेंगे। राजधानी में तो पास आना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई एक ही जीवित रहेगा माँ, और वो है तुम्हारा पुत्र अशोक। तुम प्रसन्न रहो ना माता, तुम्हारे अपने दो पुत्रों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। तुम्हारे दोनों पुत्र सूरज और चंदा हैं। तुम्हारे दिन और रात दोनों को प्रकाशित करते रहेंगे। परंतु माता सदा ही तुम्हारी चिंता में रहती हैं भ्राता। मैं पास होकर भी पास नहीं होता और तुम दूर होकर भी पास होते हो। देख रही हो माता, तुम्हारे व्यवहार से इस सन्यासी को भी ईर्ष्या होने लगी है। इसका जितेंद्रिय होने का सपना ध्वस्त होता जा रहा है। इसे तुझसे कभी ईर्ष्या नहीं हो सकती। बिल्कुल, बस माता के दुख से थोड़ा कष्ट होता है। इस संसार में जितना भी कष्ट है वो हमारी इच्छाओं के कारण है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके कष्ट से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारे तथागत की शिक्षा आप दोनों अपनाओ और मुक्त हो जाओ। अशोक, इन शिक्षाओं को जिस दिन तुम अपना लोगे उस दिन हम सब मुक्त हो जाएंगे। मैं राजवंशी हूँ माता, मैं पहले अपने राष्ट्र को भयमुक्त कर लूं, फिर स्वयं के लिए सोचूंगा। परंतु अभी मुझे जाना है, इसलिए आप भी जाइए। अग्निमित्र माता और भ्राता को लेकर जाइए। जी कुमार, आइए माता। प्रणाम माँ, वापस आकर मिलता हूँ। कुशल रहो। के दुर्भाग्य के ही हैं जो उन्होंने कभी नहीं बहाए और मुझसे कभी संभाले नहीं गए। एक पुत्र को कष्ट ये नहीं है कि माता कष्ट में है, उसका कष्ट ये है कि वो उसके कष्टों को दूर नहीं कर सकता। कौन है वहां? सेवक?
मैं तुम्हारे ही जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तुम्हारे अंगरक्षक को और सेवकों को स्वर्ग यात्रा पर निकलना था, तो हमने उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। चले गए वो सब। कौन हो तुम लोग? मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक हूँ। और हम हैं इनके परम सहयोगी। नाम जानकर क्या करोगे? अंतिम समय है तुम्हारा। आपने बहुत अच्छा किया कुमार, तो आप स्वयं ही यहाँ चले आए। मैं स्वयं भी आपसे वार्ता का इच्छुक था। देखिए कुमार, मैं जानता हूँ कि सम्राट बिंदुसार के बाद इस मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कुमार सुशील ही होगा, परंतु यदि मेरे जैसे सहयोगियों का साथ आपको मिल जाए तो सुशील को मिलने वाला राज्य भी आपको मिल सकता है। सुशील को आपके रास्ते से हटाया जा सकता है। जैसे आपने अपने रास्ते से सम्राट के मंडल प्रमुख कृष्णावत को हटा दिया था प्राण घातक विष देकर। कुमार अशोक, सही समाचार रखते हैं आप अपने पास। आपके उस वैद्य से मिला था मैं, उन्हीं से सारा वृत्तांत पता चला है। जब मेरी तलवार उनकी गर्दन पर थी तो उन्होंने मुझे सब बता दिया। उन्होंने मुझे वो विष भी दिया मेरे मांगने पर, और उस विष की पर्याप्त मात्रा मैंने आपके जलपात्र में डाल दी थी, और उससे जल पीकर आपने उस विष को अपने उदर तक स्वयं पहुंचा लिया है। ये क्या कह रहे हैं कुमार? आप भी अब कुछ ही देर के अतिथि हैं। अपने अपराधों के लिए कृष्णावत से क्षमा याचना कर लेना। मेरी तो आपसे कुछ शत्रुता नहीं थी, मैं तो आपको ही सम्राट बनाने की योजना में था। फिर ये सब क्यों? हाँ, ये राष्ट्र मेरे पितामह ने स्थापित किया था, जैसे मेरे पिता चला रहे हैं उनके पश्चात मैं इसे चलाऊंगा। ये राष्ट्र योग्य पुरुष द्वारा ही चलेगा भद्र कुंभक। छल प्रपंच और षड्यंत्रों से नहीं, तुमने जैसा किया है वही भोगो। राजद्रोह का दंड मृत्यु दंड होता है, वही मिल रहा है तुम्हें, और मैं स्वयं दे रहा हूँ। छल से नहीं, बल से पराजित कीजिए कुमार, बल से पराजित कीजिए। आप अपने शस्त्र उठाइए कुमार, शस्त्र उठाइए। शस्त्र का आघात वीरों का आभूषण होता है, तुम उस योग्य नहीं, इसलिए तुम्हारा अंत भी बिना शस्त्रघात के होगा। चलो मर जाओ। मेरी गणना और अन्वेषण कहता है कि सीमा पर आवश्यकता से 3/4 चौकियां ही हैं और सैनिक एवं अधिकारी आधे। बिल्कुल सही कुमार। मैं राजाज्ञा से चौकियों, सैनिकों और अधिकारियों की पर्याप्त भर्ती संख्या की अनुशंसा कर रहा हूँ। आप हमारे विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित नागरिकों को सेना केंद्रीय राजकोष से ही दिए जाएंगे, जैसे आपके दिए जाते हैं। नई चौकियों का निर्माण व्यय प्रांतीय कोष से दिया जाएगा। अगले 3 माह में ये कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसा प्रबंध करना होगा। अवश्य कुमार। ये है इस मंडल के नए मंडल प्रमुख। प्रत्येक माह आप दोनों जन सीमा सुरक्षा और मंडल में आने जाने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर एक समीक्षा बैठक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई विदेशी षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। जी कुमार। सीमांत जनपदों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है, जिसके प्रबंधन की योजना आप दोनों हमें राजधानी में भिजवा दीजिए। सम्राट की स्वीकृति के उपरांत उसे लागू किया जाएगा। जी कुमार। और कुछ कहना है आपको? नहीं कुमार, आपके दिशा निर्देश से अब सीमाएं सुरक्षित लग रही हैं। हमारी समस्या को सुलझाने के लिए आभार। हमारी ओर से सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, आप निश्चिंत रहिए। हमें आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास को ना टूटने देना आपका कर्तव्य है। अवश्य कुमार, ऐसा ही होगा। जय मौर्य साम्राज्य, जय भारतवर्ष। मैं समझता हूँ नई मंडल कर नीति की विवेचना आपने कर ली होगी। यदि किसी का कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो दे सकता है। यदि उचित सुझाव हुआ तो हम उसे कर विधान में शामिल कर लेंगे। कुमार, आपने जो कर नीति बनाई है उसमें उच्च वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। ये हम जैसे व्यापारियों के लिए हानि का कारण बनेगा। उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह है। आप अपने व्यापार में जिन कुशल श्रमिकों का
कार्मिकों का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या आप प्रशिक्षण देते हैं? प्रशिक्षण नहीं कुमार। तो जब राष्ट्र उनको अपने व्यापार प्रशिक्षित कर रहा है तो राष्ट्र के पास भी तो आपके व्यापार से कर जाना चाहिए ना। और विदेश में व्यापार करने पर आपको सुगमता और सुरक्षा जब राष्ट्र प्रदान कर रहा है तो कर तो देना होगा ना। ठीक, ललाट पर जो तेज है वो चक्रवर्ती का ही तेज है। फिर भी स्वयं को यात्री कहकर हमारी झोपड़ी में रात काटी, हमारा कच्चा पक्का खाना खाया। क्यों क्यों किया वो सब? आपके बीच नहीं रहता तो मैं जो भी कहता आप उसे मेरा पुस्तकीय ज्ञान कहकर टाल जाते। मैं अगर आपकी परिस्थिति नहीं समझूंगा तो आपके लिए नीति और नियम कैसे बनाऊंगा, और अगर किसी भी तरह मैंने बना भी लिए तो आपका विश्वास कैसे जीतूंगा। इसीलिए मेरा कुछ दिन आप लोगों के बीच रहना आवश्यक था और बदले में आपसे आपका प्यार मांगता हूँ। मिलेगा आप सबका प्यार? और एक बात, आगे कभी भी आपको कोई विदेशी आपको आपके सबसे प्रिय की उसकी सूचना आप किसी भी तरह मंडल प्रमुख को दीजिए। राज्य की सहायता करने वाले को उचित सम्मान भी मिलेगा। राष्ट्र है तो हम हैं, इसीलिए सर्वभांति रक्ष राष्ट्र। जय मौर्य सम्राट, जय भारतवर्ष। जय मौर्य सम्राट, जय भारतवर्ष। जय मौर्य सम्राट, जय भारतवर्ष। सीमांत सेना प्रधान ने सूचना भिजवाई है सम्राट कि छद्म रूप से छिपे सभी विदेशी गुप्तचर तथा सैनिकों को निष्क्रिय कर दिया गया है। वे या तो मारे जा चुके हैं या देश छोड़कर भाग चुके हैं। सीमा पर बढ़ी हुई चौकी और सैनिकों से सीमा सुरक्षा पूर्णतः निश्चित हो गई है। उन्होंने कुमार अशोक की दूरदर्शिता और समयोचित निर्णायक क्षमता की प्रशंसा की है। सम्राट का आभार कि उन्होंने कुमार अशोक को यहाँ भेजकर सेना एवं जनता पर बहुत उपकार किया है। धन्यवाद सैनिक। वापस जाने से पूर्व पूर्ण विश्राम अवश्य कर लेना। सम्राट की जय हो। महाराज, तक्षशिला से कुमार अशोक की कर नीति का जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसे अमात्य परिषद का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। साथ ही अमात्य परिषद ने सुझाव दिया है कि अन्य सीमांत मंडलों में भी इस कर नीति को थोड़े बहुत बदलावों के साथ लागू किया जा सकता है। यह नीति राज्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। व्यापारी परिषद ने भी व्यापार को सरल बनाने के नए नियमों की प्रशंसा करते हुए सम्राट को धन्यवाद ज्ञापित किया है। कृषक परिषद ने भी इसी आशय का पत्र भेजा है सम्राट। हमें प्रसन्नता है कि अशोक को जिस आशा से भेजा गया था वो पूर्ण हुई। अशोक की योग्यता और सफलता को देखते हुए हम उसे प्राणपति बनाने का प्रस्ताव करते हैं। समर्थन है, समर्थन है, समर्थन है। किंतु सम्राट, अशोक को केंद्रीय सभा में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए और उन्होंने अभी तक्षशिला विद्रोह का दमन करके इसकी योग्यता भी सिद्ध की है। पिताश्री, क्या ये सभा केवल उस अशोक के गुणगान और प्रशंसा के लिए आयोजित हो रही है? पिछली 5 सभाओं में बस अशोक 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 ही है। यदि ये अवसर मुझे मिला होता तो मैं भी सक्षम हूँ ये करने में। सच तो ये है कि अशोक ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। उसे स्थिति को परख कर पिताश्री के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। यही राजाज्ञा थी उसके लिए, इसका उसने पालन नहीं किया। अब उससे प्रश्न करने के स्थान पर यह सभा उसकी प्रशंसा कर रही है। विद्रोह जिसने किया वो संयोग से स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और विद्रोह समाप्त हो गया। इसमें अशोक का क्या? कुमार सुशील सत्य बहुरूपिया होता है, उसके कई रूप होते हैं। भद्र कुंभक की स्वतः मृत्यु एक प्रचारित सत्य है जो जन साधारण के लिए है। यथार्थ यह है कि स्वयं अशोक ने भद्र कुंभक का वध करके उसको राजद्रोह का दंड दिया है। दंड देने का अधिकार उसे किसने दिया? ये निर्णय तो पिताश्री के अधिकार में आता है। उसने ये निर्णय लेकर अपराध किया है। सही कहा आपने। इसीलिए तो कुमार अशोक ने यह प्रचारित किया है कि भद्र कुंभक स्वतः मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये कुशल राजनीति का एक उत्तम उदाहरण है। तो फिर उसे ही बना दीजिए युवराज भी। मुझे इस सभा में बैठाने का क्या औचित्य है? कुमार सुशील, उत्तेजना पर अंकुश लगाइए। आपको युवराज घोषित करना पारिवारिक परंपरा का निर्वहन है। केंद्रीय परिषद में भी आपकी उपस्थिति आपके अनुभव में वृद्धि करेगी। परंतु अब जबकि अशोक तक्षशिला से वापिस आ रहा है तो वो भी इस परिषद का अंग बनाया जाएगा। उसका बुद्धि कौशल आप सबके लिए प्रमाणिक ग्रंथ बन जाएगा। तो मेरा क्या महत्व रह जाएगा इस सभा में? सम्राट की जय हो। कुमार अशोक राज्यसभा में प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक सभा में लेकर आओ। जो आज्ञा सम्राट। पिताश्री, मैं सभा से बाहर जाने की आज्ञा चाहता हूँ। ठहरो कुमार सुशील, अभी कुछ और प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पटल पर रखे जाने हैं।
परिणाम इस राज्य के लिए अमूल्य है अशोक। तुमने न केवल तक्षशिला को सुरक्षित किया, वरन प्रजा का विश्वास भी जीता है। मुझे कुछ करने का अवसर ही कहाँ मिला सम्राट। संयोग से मेरे तक्षशिला पहुंचने से पूर्व ही विद्रोह का नेतृत्व कर रहे भद्रकुंभक की मृत्यु हो गई और विद्रोह में सहयोग करने आए विदेशी सैनिक भागने लगे, जिन्हें सीमा सेना दल ने समाप्त कर दिया। कृषक और व्यापारी वर्ग में कुछ कर सुधार की आवश्यकता थी, जिन्हें इस सभा ने स्वीकार करके प्रजा को प्रसन्न कर दिया। बस मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मेरे स्थान पर कोई और कुमार भी गया होता तो परिणाम यही होता। हाँ, देशाटन का अवसर देने के लिए मैं सम्राट का आभार प्रकट अवश्य करना चाहता हूँ। आपकी विनम्रता प्रशंसनीय है कुमार, किंतु इस सभा की अपने आंखें और कान भी होते हैं। सत्य के सारे रूप दिखाई और सुनाई देते हैं इस सभा को। कैसे हैं भ्राता सुशील? ये नगर की सजावट आपके स्वागत समारोह के बचे हुए अवशेष ही होंगे, जिन्हें कुछ लोग मेरे स्वागत के लिए बनाया हुआ कह रहे हैं। नहीं नहीं भ्राता, वो समारोह तो राजभवनों तक ही सीमित था। आपके आज के स्वागत में तो पूरा पाटलिपुत्र सजा है। हाँ, तभी मैं भी आश्चर्यचकित था कि तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक प्रत्येक जनपद में इतने द्वार, इतने तोरण, इतना स्वागत द्वार तो अब बने ही रहेंगे कुमार अशोक। शीघ्र ही कुमार सुशील युवराज सुशील बन जाएंगे। आती शुक्ल अष्टमी को शुभ मुहूर्त है। बधाई हो कुमार युवराज सुशील। धन्यवाद धन्यवाद भ्राता अशोक। आपके स्वागत तोरण तो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक ही बने थे, परंतु युवराज तो मैं पूरे मौर्य साम्राज्य का हूँ, तो अब पूरा मौर्य साम्राज्य ही सजाया जाएगा। हाँ, अपने युवराज के लिए तो पूरा मौर्य साम्राज्य सजना ही चाहिए, तभी तो अपने सम्राट के लिए भी सजेगा पूरा मौर्य साम्राज्य। परंतु एक दुविधा है कुमार अशोक। आती शुक्ल अष्टमी को ही तुम्हारे लिए भी एक शुभ मुहूर्त है। हम तुम्हें प्रांतपति का पद देना चाहते हैं अशोक। अर्थात मुझे वापस उत्तरापद तक्षशिला जाना होगा? नहीं, उत्तरापद तक्षशिला नहीं, वो सीमावर्ती प्रांत है। विदेशी शक्तियां वहां से विद्रोह को जन्म देती रहती हैं। तुम इस राज्य की बहुत बड़ी शक्ति हो अशोक, इसलिए उत्तरापद का प्रांतपति तुम्हें नहीं, युवराज बनने के बाद सुशील को बनाया जाएगा। तो पिताश्री भ्राता अशोक को कहाँ का प्रांतपति बना रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि कुमार अशोक हमारे निकट रहें, राजधानी के निकट। इसलिए उन्हें अवंती राष्ट्र का प्रांतपति बनाया जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैनी उनकी राजधानी बनेगी। ये तो ठीक नहीं है। छोटा सा प्रांत है अवंती। ये तो ठीक नहीं है। अशोक को तो बड़ा नाम लेना चाहिए। योग्यता के अनुरूप नहीं है, वो तो वंचित अन्याय कर रहे हैं सम्राट। क्यों कुमार अशोक, कैसा है सम्राट का निर्णय? सदा की भांति उत्तम, अति उत्तम। अपनी वृद्धावस्था में मुझे अपने निकट रखकर आपने मुझे बहुत सम्मानित किया है सम्राट। व्यंग्य कर रहे हो अशोक? नहीं युवराज सुशील, आपको उन्होंने राजधानी से इतने दूर भेजा है, परंतु मैं तो राजधानी के निकट हूँ। निकट हो ताकि तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर राजद्रोह ना कर सको। पिताश्री के निकट रहोगे तो उनकी निगरानी में रहोगे। अब इस निकटता का लाभ किसे होता है और कौन किसकी निगरानी में रहता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। परंतु तुम राजधानी से दूर हो जाओगे, ये तो स्पष्ट है। तुम कहो तो मैं महाराज को तुम्हारे लिए पुनर्विचार करने को कहूँ। तुम अब भी मूर्ख ही हो अशोक। जिस तरह पितामह ने तुम्हें मूर्ख बनाया था अपना खड्ग देकर, वैसे ही आज पिताश्री ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। जानते हो सुशील, भद्रकुंभक कैसे मरा? मैंने उसके सामने पितामह का खड्ग रखा। वो समझ गया कि उसकी मृत्यु इसी खड्ग से होगी, क्योंकि उसके पितामह ने हमारे पितामह के विरुद्ध विद्रोह किया था और हमारे पितामह ने इसी खड्ग से उसके पितामह का वध कर दिया था। फिर उसके पिता ने पूरा जीवन भयाक्रांत होकर वनवास में व्यतीत किया। इसने भी अपने पितामह का पथ अपनाया और मैंने भी अपने पितामह का पथ अपनाया। ये पितामह का खड्ग तुम्हारे पास कहां से आया? वहीं से जहां पितामह ने रथ छोड़ा था
मेरे लिए तुमने निकाल लिया? उस समय मैं बालक था जो असमर्थ था, जिसे उसके उच्च मातामह वाले भाई तुच्छ समझते थे। अब ना मैं असमर्थ हूं ना ही बालक। तुम्हारी माता, पिता और तुम्हारे किए हुए षड्यंत्र तुम्हारे लिए ही हानिकारक होंगे, और मेरे साथ किया हुआ तुम्हारा हर अन्याय मेरे लिए सम्राट बनने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। रात्रि भोजन के समय ये बात अपनी माता से कह देना, और वो रात्रि शयन के समय तुम्हारे पिता से कह देंगी। तब तक अपने पिता को अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हो लेने दो। सम्राट, आज्ञा हो तो मैं 2 दिन पश्चात ही उज्जैनी के लिए प्रस्थान करूं? अवश्य कुमार, शुभस्य शीघ्रम। हम कुमार अशोक के प्रस्थान प्रबंध की आज्ञा देते हैं। अवंती का प्रांतपति बनाकर उज्जैनी भेजा जा रहा है। तुम्हारे भ्राता का भाग्य मैंने नहीं लिखा। हाँ, आचार्य चाणक्य ने एक बार बाचा अवश्य था। क्या कहा था आचार्य चाणक्य ने? बोलो ना, क्या कहा था आचार्य चाणक्य ने? रहने दो, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। आप प्रेम तो करती हो ना अशोक से? अब तुझे भी प्रमाण चाहिए इस बात का? तो फिर वार्ता करो उनसे, वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, मानेंगे आपकी बात। नदी के 2 किनारे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, पर कभी साथ नहीं मिलते। ऐसा ही है अशोक और मेरा संबंध। मैंने कभी नहीं चाहा कि वह राजशक्ति के पास जाए, परंतु उसने हमेशा राजसत्ता के निकट रहने की ही ठानी। उसके साथ हो रहे हर अन्याय का उत्तरदायी वो स्वयं है। यदि वह राजसत्ता से दूर रहता, उनके लिए चुनौती ना बनता, तो ना पिता की घृणा का पात्र बनता, ना राज परिवार की। ये सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि भ्राता अशोक अकेले हैं। स्वयं उनकी माता भी उनके साथ नहीं है। काश मेरे संबंध में कहीं तुम्हारी ये बात सत्य होती। प्रणाम माता। माता, इतने समय पश्चात आ रहा हूं। हृदय की प्रसन्नता को मुख पर आ जाने दो। जाने के लिए आ रहे हो ना? कितने दिन बाद जाना है उज्जैनी अवंती के प्रांतपति को? सम्राट तो अभी भेजने को तैयार थे, मैंने ही 2 दिन का समय मांग लिया। तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? राजभवन से ही चला जाता। अब तो राजधानी में अवंती के प्रांतपति के आवास में तुझे निवास करने की अनुमति होगी। माता, इतने समय बाद आया हूँ, एक बार ठीक से देख तो अपने अशोक को। माता की दृष्टि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है पुत्र के लिए। माता गांधारी ने देखकर ही अपने पुत्र को वज्र का बना दिया था। तुझे कब से माता के सुरक्षा कवच की आवश्यकता पड़ने लगी? स्वयं का बल, पितामह का खड्ग और अब अवंती का प्रांतपति। अशोक, एक बात स्पष्ट रूप से सुन लो। बचपन की ईर्ष्याएं, उपेक्षाएं सब अपनी जगह। सब बालक थे, तब की इच्छाएं प्राणघातक नहीं होती थी, परंतु अब सब बड़े हो गए हैं। सबकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हो गई हैं। वो प्राणघातक भी हो सकती हैं। बंद कर दो ये सब। राजसत्ता को जो खेल खेलना है खेलने दो। अपने लिए एक राज्य चुनो और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करो। तक्षशिला में थे तो मैं प्रसन्न थी कि राजधानी से दूर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। सम्राट भयभीत है कि यदि मैं सीमांत क्षेत्र में रहा तो विदेशी सहायता प्राप्त करके विद्रोह कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे और माता, पूरा राज परिवार, स्वयं सम्राट, उनका मंत्री परिषद जिस अशोक से भयभीत है, उस अशोक की माता अशोक के लिए भयभीत हो रही है। अरे, मुझ पर विश्वास नहीं है तो कम से कम आचार्य चाणक्य के वचनों पर विश्वास कर लो। उन्होंने तो भविष्य देखा था ना, उसमें तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं थी ना। आचार्य चाणक्य ने जो भविष्य देखा था उसमें अशोक के हाथ रक्त रंजित थे।
रक्त में स्नान करता अशोक था। उस अशोक के वस्त्रों से रक्त की धाराएं बह रही थी। रक्त की वर्षा करता भयावह मेघ बन नर्तन करता अशोक था। एक विशाल रक्त सरोवर का निर्माण करता अशोक। आकंठ डूबने के स्तर तक वो उस रक्त सरोवर में स्नान कर रहा था। सब कुछ डूब रहा था उस रक्त सरोवर में। परंतु तुम्हारा पुत्र डूबता नहीं है माता। उसके पास उसे बचाने के लिए एक नौका आ जाती है, बच जाता है तुम्हारा पुत्र। रक्त सरोवर में डूबने से बच जाएगा, परंतु वो रक्षा नौका पश्चाताप के जिस अग्नि कुंड में उसे लेकर जाएगी, उस अग्नि के ताप से कौन बचाएगा उसे? प्रचंड दावानल के भीषण अग्नि में सूखे पत्ते की भांति क्षण मात्र में कहां धुआं हो जाएगा पता भी ना चलेगा। आवेश की प्राण वायु जब शरीर में प्रवेश करती है तो मनुष्य को अंधा कर देती है। उस अंधेपन में मनुष्य कुछ भी कर जाता है, और जब पश्चाताप का श्वास छूटता है तो मृतदेह के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तेरा पुत्र कभी नष्ट नहीं होगा माँ, सुना, तेरा पुत्र कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक कहा, किसी को नष्ट होने के लिए होना तो होता है। मेरा पुत्र है ही कहाँ? जो रक्त पिपासु होगा वह भी मेरा पुत्र नहीं है। जो रक्त सरोवर से बच जाएगा, पश्चाताप के अग्नि कुंड में जलेगा, वह भी मेरा पुत्र नहीं होगा। मेरा पुत्र तो कहीं भी नहीं है अशोक, कहीं भी नहीं। विश्वविद्यालय में गया था, वहीं कहीं खो गया। तुमने ठीक कहा था माता, मुझे प्रांतपति आवास में ही रुक जाना चाहिए था, पर फिर भी मैं यहाँ आया क्योंकि अध्ययन के कारण भी तुमसे दूर हुआ। फिर तक्षशिला भी चला गया, अब उज्जैन जा रहा हूं। सोचा था कुछ समय तुम्हारे पास बैठूंगा, परंतु जिस वृक्ष की छांव में मुझे बैठना था संभवतः वह पूरा का पूरा सूख चुका है। इस अशोक की रक्त पिपासा में थोड़ा योगदान तो माता इस घृणा का भी होगा। चलता हूं माता, फिर भेंट। भ्राताश्री, रुक जाइए। आप नहीं जानते, माता आपसे बहुत प्रेम करती हैं, और मैं जानता हूं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। मैं जानता हूं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, और हम दोनों ही एक दूसरे के अनुरूप जीवन नहीं जी सकते। आप जिससे प्रेम करते हो वही जब आपके अनुरूप नहीं हो सकता हो तो इसे भाग्य की विडंबना और अपने कर्मों का प्रतिफल मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। रुक जाइए आज रात्रि। जिस पुत्र के सम्मुख रहने से माता को कष्ट होता हो उसे माता की दृष्टि से दूर हो जाना चाहिए। सूर्योदय तक रुक जाइए। मेरे जीवन में सूर्योदय कहां से लाओगे तिस्ता? ममता की
कामकाज की वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यदि ना हो तो कुमार अशोक को ही बुलावा भेजिए। राष्ट्र एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच चुका है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की चूक भविष्य के लिए घातक हो सकती है। यदि कालचक्र निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया है तो अमात्यगण अपने अपने निर्णय से अवगत कराएं। निर्णय तो वर्षों पूर्व सम्राट ने ले लिया था जब उन्होंने सुशील को युवराज बनाया। सुशील के संदर्भ में तो सम्राट उसके बालपन से ही पक्षपाती रहे हैं। हम सब जानते हैं कि योग्यता और मोह में उनका निर्णय मोहजनित था, अन्यथा अशोक की योग्यता का कोई सानी नहीं है। यही बात आप और आपके पक्षधरों पर भी लागू होती है राधागुप्त जी। आप लोग सदैव ही अशोक का पक्ष लेते आए हैं। उसकी हिंसक वृत्ति इस राज्य के लिए बहुत घातक है। अमात्यगण भी जानते हैं। हमें युवराज को तुरंत बुलवाना चाहिए और आवश्यक है तो उन्हें सम्राट नहीं तो सम्राट प्रतिनिधि घोषित करके राज व्यवस्था सुचारू कर लेनी चाहिए। सहमत है, सहमत है, सहमत है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अमात्य परिषद को निर्णय कर लेना चाहिए। बुलवा लीजिए युवराज सुशील को और सौंप दीजिए राजकाज। तो ठीक है, मैं संदेशवाहक के हाथों संदेश भिजवाता हूँ। अमात्य सुरुचि, आप भी मेरी सहायता करें। आइए मेरे साथ। हाँ चलिए चलिए। हमको आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। सम्राट का विकल्प तो कुमार अशोक ही है। अमात्य, नीति कहती है कि जब दूसरे बोल रहे हो तो हमें चुप रहना चाहिए, परंतु हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए, ऐसा वो नहीं कहती। अमात्य की जय हो। मध्य प्रांत से श्रीमान कार्तिकेय अतिथि गृह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक संदेशवाहक ने आपके लिए ये तत्काल संदेश दिया है। हाँ ठीक है, चलो। ये कार्तिकेय कौन है अमात्य? कोई विशेष नहीं, सामान्य शिष्टाचार औपचारिकता। राधागुप्त जी, अपने इस कोई विशेष नहीं को हमारा भी प्रणाम कहिएगा। आप अपनी कहने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखिए और सावधान रहिए। जी 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 जी। जय उज्जैनीनाथ, जय कार्तिकेय। नहीं करता और कार्तिकेय को प्रत्येक माह 5-6 दिनों के लिए आपके पास आना पड़ता है। जी हाँ जी हाँ। सम्राट का स्वास्थ्य कैसा है? इस बार कुछ अधिक बीमार है, ठीक होने की संभावना कम ही है। हाँ, जीवन है, पूर्ण तो होना ही होता है। प्रधान अमात्य ने युवराज को बुलावा भेज दिया है। संदेशवाहक निकल चुके हैं। संदेशवाहक? संदेशवाहक बनकर ही भेजे हैं या गुप्त रूप से भेजे गए हैं? नहीं, गुप्त रूप से तो नहीं गए हैं, राजपताका है उनके साथ। व्यापारी कह रहे थे कि तक्षशिला का मार्ग सुरक्षित नहीं रह गया। आए दिन हत्या और लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। प्रांत की सीमा से द्वंद्व बढ़ जाएगा। हाँ, सही लगता है उन्हें, परंतु अशोक को सम्राट के अस्वस्थ होने की सूचना मिलेगी तो पुत्र होने के नाते तो वो उनके अंतिम समय के दर्शन के लिए आएगा ना? नहीं? हाँ, आना तो चाहिए। आती पूर्णिमा को एक चंद्र आकाश में आए तो एक राजभवन में भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी तो वैसे भी प्रांतपति शिवार्चन में व्यस्त हैं। ठीक है, यही ठीक रहेगा। मुझे लगता है इस बार लुटेरे इन संदेशवाहकों को नहीं लूटेंगे। हाँ, परंतु तक्षशिला से पाटलिपुत्र आते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो बात अलग। तो उत्तर दिशा के लिए शुभ मुहूर्त है। दक्षिण पश्चिम में सूर्यकंटक योग है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उसे अशोक को किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलवाया सम्राट। पुत्र हैं आपके, आपकी अस्वस्थता की सूचना पर आ रहे होंगे। आप ही ने तो उन्हें। फिर अभी सम्राट जीवित है, राजप्रतिनिधि की घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है पुत्र, आवश्यकता है। जब तक तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताओं में से या फिर महारानी के पुत्रों में से कोई सम्राट के पद पर आसीन नहीं हो जाता, तुम्हारा राजप्रतिनिधि बनाया जाना उपयुक्त है। राजाज्ञा बनवाकर उस पर हमारे हस्ताक्षर करवाइए। अवश्य सम्राट, मैं भी राजा के बनवा कर लाता हूँ। आप निर्णय पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाएगा? अशोक, तुम मुझे वचन दो, अपने ज्येष्ठ भ्राता
अपना ज्येष्ठ माता के किसी पुत्र को विधिवत सम्राट बनवाओगे? वचन दो कुमार अशोक, वचन दो। मैं वचन देता हूँ सम्राट, मैं अपने किसी भी ज्येष्ठ भ्राता अथवा ज्येष्ठ माता के किसी भी पुत्र के जीवित रहते सम्राट के पद पर नहीं विराजूंगा। ये लीजिए सम्राट, राजा के तैयार है, इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। लाइए अमात्य, लाइए। लीजिए अमात्य अशोक, आज से तुम राज्य के प्रतिनिधि। सम्राट आनंद यात्रा को प्रस्थान कर गए हैं। तो सभा का संचालन किया जाए। राधागुप्त जी, ये सम्राट का संबोधन हमें अपने लिए उचित नहीं जान पड़ता। सम्राट बिंदुसार के उपरांत ये पद भ्राता सुसीम अथवा ज्येष्ठ माता के अन्य पुत्रों में से किसी एक के लिए सुरक्षित था। हमने स्वयं सम्राट को वचन दिया था, परंतु उनमें से कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमने राज्य में उन्हें बहुत खोजा, परंतु न राजमाता मिली न उनका कोई पुत्र। 4 वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर जब कोई नहीं मिला तो आप सबने राज्य की भलाई के लिए मुझे इस पद पर बिठा दिया। परंतु आप विश्वास कीजिए, हमें इस पद की लेस मात्र भी लालसा नहीं है। आज भी ज्येष्ठ माता का कोई पुत्र आ जाए तो सम्राट को दिए अपने वचन को पूर्ण कर लूं। कुमार अशोक के लिए क्या आज्ञा है अमात्य राधागुप्त जी? आज बड़े हर्ष का विषय है महाराज। आपका राज तिलक हुए पूरे 8 वर्ष बीत चुके हैं। इस समयावधि में राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की है, परंतु फिर भी विदेश व्यापार में एक बाधा को पार करना अब अनिवार्य हो चला है। कौन सी बाधा अमात्य? सम्राट, पश्चिम जगत के व्यापार में भूमार्ग से ही व्यापार हो रहा है, परंतु दक्षिण पूर्व में समुद्री मार्ग ही है, जिसे अब व्यापारी वर्ग आशा की दृष्टि से देख रहा है। यहाँ से पृथ्वी के दक्षिण पूर्वी द्वीपों, महाद्वीपों तक व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। तो समस्या क्या है? वर्तमान में हमारे पास समुद्री मार्ग उपलब्ध नहीं है। जो समुद्री मार्ग हैं, वो जलपोतों के अनुकूल नहीं है। तो समुद्री मार्ग की खोज का अभियान आरंभ करना है। सम्राट, दक्षिण पूर्व में एक देश है कलिंग। पिछले कई वर्षों से उसके नरेश पद्मनाभा से हम उनके समुद्री मार्गों की मांग कर रहे हैं, परंतु उनका कहना है कि यदि वो मार्ग की अनुमति हमें देते हैं तो उनका व्यापार प्रभावित होता है, इसलिए वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें हमारे राज्य में और यहाँ के रास्ते पश्चिम में व्यापार करने का खुला प्रस्ताव भिजवाइए। भिजवाया था सम्राट, परंतु उनके व्यापारियों को पश्चिम में व्यापार करने में कोई रुचि नहीं है। महाराज, कलिंग समुद्री व्यापार का मुख्य द्वार है।
यदि हम कलिंग को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं तो हमारी वाणिज्यिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो कैसे मानेंगे पद्मनाभा? उनकी कोई भगिनी अथवा पुत्री हो तो हमारी ओर से विवाह का प्रस्ताव भिजवाइए। एक ही पुत्री है सम्राट, परंतु अभी अभी उसका विवाह उन्होंने अपने ही राज्य के प्राणपति से करवाया है। तो अब तो एक ही मार्ग बचा है। क्या उनकी सैन्य शक्ति का विस्तृत विवरण उपलब्ध है हमारे पास? हाँ सम्राट, उनके पास 60,000 पैदल सैनिक, 1000 हाथी और सैकड़ों घुड़सवार हैं। हालांकि उनकी सेना हमारी सेना की तुलना में छोटी है, परंतु वे अपने क्षेत्र में लड़ने के लिए पूर्णतः सक्षम है महाराज। इसके अतिरिक्त कलिंग की जनता अपने राजा पद्मनाभ के प्रति अत्यंत समर्पित है। यदि हम वहाँ सैन्य दबाव डालते हैं तो हमें जनता के तीव्र विरोध का सामना करना होगा। और विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण हम उनके राज्य में सेना को नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारी सीमाओं से पहाड़ियां हैं और दूसरी ओर से समुद्र। हमारा हस्ती दल और अश्वदल उस राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता, और पैदल सैनिकों के सहारे हम बाहरी सीमा से आगे नहीं जा सकते। पश्चिम प्रांत के पास हमारा नौसेना का जो दल है उसे लंका के रास्ते कलिंग की समुद्री सीमा में आने का आदेश दिया जाए। हम उसके पूरे समुद्री मार्ग को ही अवरुद्ध कर देंगे। इससे उसका व्यापार रुक जाएगा। योजना अच्छी है सम्राट, परंतु हमारा नौसेना दल छोटा है। हाँ, दक्षिण के समुद्र तटवर्ती राजाओं से समुद्र में खड़े उनके सैनिक जलपोतों का क्रय कराइए। हमारी कुछ सेना को समुद्री सेना बनने का प्रशिक्षण भी करवाइएगी राजाओं से। राजकोष के अतिरिक्त हमारा व्यापारी वर्ग भी धन देगा इसके लिए। क्या युद्ध समुद्र में होगा सम्राट? नहीं नहीं, हम उस पर समझौते का दबाव बनाएंगे। व्यापार बाधित होगा तो संभव है कुछ मार्ग निकले। साथ ही एक नए प्रस्ताव के साथ विदेश अमात्य आप पद्मनाभा से भेंट करें। हमें एक पूरा व्यापारी मार्ग चाहिए, मगध से लेकर कलिंग के पार समुद्री तट तक। उसका निर्माण मगध ही करेगा। भूमि कलिंग की ही रहेगी। भूमि का कर भी मगध ही देगा। ये कर 10 वार्षिकी रूप में अग्रिम भुगतान किया जाएगा। कलिंग के व्यापारी भी कर भुगतान करके इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। ये व्यापारी मार्ग दोनों के लिए प्रगति का पथ बनेगा। आपके साथ कुछ व्यापारी और कुछ व्यापारियों के भेष में हमारे गुप्तचर भी जाएंगे। थल मार्ग का विस्तृत विवरण होना चाहिए हमारे पास। उनकी राजधानी से हमारी सीमा की ओर कितने दूर तक हस्तदल और अश्वदल का मार्ग है, ये पता चलेगा। वहां से सामान खरीदने के नाम पर यह कार्य किया जाएगा। जब तक यह कार्य पूर्ण होगा तब तक जल सेना कलिंग के समुद्र की घेराबंदी कर चुकी होगी। आपके वापस आने पर इस घेराबंदी की सूचना भी दबाव बनाएगी। आप सब इस कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कीजिए। क्या ये समझौता हो सकेगा? उनका और हमारा लक्ष्य व्यापार ही है, तो यदि हम व्यापार आरंभ करें तो उनके व्यापार को हानि होगी जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि युद्ध न उनकी समुद्री सीमा पर हो न उनकी भूमि पर। युद्ध हो तो हमारी भूमि पर। वो अपनी सेना लेकर हमारी सीमा पर आएंगे, जहां युद्ध का प्रबंध हमारे लिए सुगम रहेगा, उनके लिए नहीं। दूसरे, आप स्वयं उनके व्यापारी वर्ग को स्पष्ट संदेश दीजिए कि युद्ध यदि कलिंग की भूमि पर लड़ा जाता है तो व्यापार को बहुत बड़ी क्षति होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर यह कार्य करना चाहता हूँ। अवश्य, परंतु ये आपकी राजकीय यात्रा नहीं होगी, व्यक्तिगत और बिना अधिक प्रचार के। ठीक है सम्राट, मैं शीघ्र ही यात्रा पूरी करके आपसे यही भेंट करता हूँ। यहाँ नहीं, आपके लौटने पर हम यहाँ नहीं मिलेंगे। कलिंग की सीमा पर रण क्षेत्र के शिविर में ही मिलेंगे, हस्तदल, अश्वदल और थल सेना के साथ। अब पाटलिपुत्र की राजसभा कलिंग विजय के उपरांत लाभ हानि विवरण की बैठक के साथ ही जुटेगी। आया हूँ। मौर्य सम्राट का प्रस्ताव, हमसे क्या कहना चाहते हैं वो? महाराज, सम्राट अशोक ने आपको मित्रता का प्रस्ताव भेजा है। उनका कहना है कलिंग और मौर्य साम्राज्य के बीच शांति और व्यापारिक सहयोग स्थापित हो। शांति
और वह भी अशोक की ओर से। क्या वह भूल गए कि उनके सैनिक हमारी समुद्री सीमाओं पर कब से डेरा डाले हुए हैं? पूरा समुद्री मार्ग उनके नौसेना ने अवरुद्ध कर रखा है। महाराज, मैं केवल संदेशवाहक हूँ, परंतु मेरा यह कहना है कि सम्राट अशोक युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने आपकी ओर संधि का प्रस्ताव भेजा है। क्या अशोक ये सोचते हैं कि कलिंग अपना स्वाभिमान उनके चरणों में रख देगा? ये भूमि मेरे पूर्वजों की है। यहाँ के हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एक धर्म है। हम किसी के अधीन नहीं होंगे। जाओ और उनसे कह दो कि कलिंग कभी घुटने नहीं टेकेगा। महाराज, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको चेतावनी दूं। यदि आप इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो आपको अपदस्थ करने के लिए युद्ध अनिवार्य होगा। हमारा प्रस्ताव है कि प्रजा के हित को देखते हुए यह युद्ध राज्यों के भीतर न लड़कर मगध और कलिंग की सीमा पर स्थित दया नदी के तट पर बल के क्षेत्र में लड़ा जाए। इसी में सबका हित है। हाँ, ये प्रस्ताव स्वीकार है हमें। युद्ध का परिणाम जो भी हो, प्रजा पर कोई प्रहार नहीं करेगा। तुम्हारे सम्राट को जाकर कह दो कि कलिंग की शक्ति उसकी भूमि और उसके लोगों के साहस में है। मौर्य सेना कितनी भी विशाल हो, कलिंग न पहले झुका था न अब झुकेगा। यदि अशोक युद्ध चाहते हैं तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। अब उनसे युद्ध भूमि पर भेंट होगी। चले जाएं, आपका कोई अहित नहीं होगा, अन्यथा मगध के सैनिक आक्रमण आरंभ कर देंगे। सम्राट अशोक, कलिंग की भूमि स्वतंत्रता की प्रतीक है। हमारी मिट्टी में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वाधीनता को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानता है। हमारे सैनिक ही नहीं, हमारे प्रजाजन भी समर्पण नहीं करेंगे। क्या तुम समझते नहीं कि मेरी सेना अजय है? तुम्हारे प्रतिरोध से केवल विनाश होगा। मौर्य साम्राज्य के अधीन आकर तुम प्रजा को सुरक्षित कर सकते हो। माना कि तुम्हारी सेना विशाल और शक्तिशाली है, लेकिन हमारी आत्मा और साहस अधिक है। कलिंग के लोग स्वतंत्रता के लिए प्राण भी देने को तैयार हैं। हम युद्ध करेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। युद्ध अपरिहार्य है। मैं तुम्हारे इस हट का परिणाम तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। और मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा सम्राट कि स्वतंत्रता के लिए मरने वाले लोग अमर होते हैं। इस धरती पर कलिंग की स्वतंत्रता की गाथा सदैव गाई जाएगी। अब युद्धोपरांत ही भेंट होगी। नहीं सम्राट, अब हम केवल इतिहासों में ही मिलेंगे। इतिहासों में ही मिलेंगे। इतिहासों में ही मिलेंगे। इतिहासों में ही मिलेंगे। सत्याग्नि को मस्तक सजा लो। स्वाहा हो शत्रु, प्रचंड बचा लो।
जिस युद्ध को 1 माह में समाप्त हो जाना चाहिए था वो 10 माह तक चला। अब उसकी समाप्ति की घोषणा हो जानी चाहिए। सम्राट, कलिंग सेना के वेश में बाकी सामान्य जन हमारी सेना के सामने आ रहे हैं। कलिंग की सेना में कुछ ही लोग हैं, परंतु जनसाधारण आकर उनका संख्या बल बढ़ा रहे हैं। जनसाधारण? जनसाधारण क्यों? उनका कहना है कि या तो वो शत्रुघ्न जिएंगे या रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होंगे। युद्ध के इतिहास में पहली बार है जब पराजित राज्य का जनसाधारण जीवन और मृत्यु में से मृत्यु का वर्ण कर रहा है। आश्चर्य है सम्राट कि ये कलिंगवासी न अपनी सुन रहे हैं न किसी और की। बच्चों को पीठ पर बांधे महिलाएं भी युद्ध भूमि में आ रही हैं सम्राट। हमारे सैनिक उन पर शस्त्र नहीं चलाना चाहते सम्राट। सेना के सम्मुख जो भी आएगा वो अपनी मृत्यु का कारण स्वयं होगा। हम विजय पताका फहराने तक नहीं रुक सकते। आक्रमण नहीं रुकेगा। सम्राट, ये युद्ध नहीं, ये जनसंहार है। तो उनसे जाकर कहो पराजय स्वीकार कर ले, अन्यथा जो भी सेना के सम्मुख आएगा मारा जाएगा। हमने हर प्रकार से कहकर देख लिया सम्राट। ठीक है, तो हम स्वयं रणभूमि में जाकर ये कार्य करते हैं।
सम्राट आओ, सुना है व्यापार के लिए मार्ग चाहिए था तुम्हें। बहुत बड़े व्यापारी लगते हो। किस वस्तु का व्यापार करते हो? अनाज का, वस्त्र का, धातु का या दासों का? अब एक व्यापार और आरंभ करो सम्राट, बहुत लाभ होगा। इन शवों का व्यापार करो सम्राट, इन शवों का। इनकी अस्थि, रक्त और मज्जा का मोल लगाओ और भर लो अपने राजकोष सम्राट, भर लो, भर लो अपने राजकोष सम्राट, भर लो अपने राजकोष, भर लो अपने राजकोष सम्राट, भर लो अपने राजकोष सम्राट। मैं अब जीकर क्या करूंगी महाराज? बोलो महाराज बोलो, मैं अब अकेले जीकर क्या करूंगी? मेरा भाई, मेरा पति सब खत्म हो गया। इन सब ने आपका क्या बिगाड़ा था महाराज? बोलो महाराज बोलो, चुप क्यों खड़े हो? युद्ध केवल विनाश लेकर आया है महाराज, युद्ध केवल विनाश लेकर आया है, युद्ध केवल विनाश लेकर आया है। तुम अपने आप को विश्व विजय कहते हो ना? तुम तो बहुत ही शक्तिशाली हो सम्राट, बहुत शक्तिशाली। क्या तुम मेरे पति को जीवित कर सकते हो? बोलो सम्राट बोलो, क्या तुम मेरे पति को जीवित कर सकते हो? बोलो सम्राट बोलो, क्या तुम मेरे पति को जीवित कर सकते हो? आप चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं हो? बोलो सम्राट, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हो? बोलो सम्राट बोलो। यही था आचार्य चाणक्य ने जो भविष्य देखा था, वो यही था। उस अशोक के हाथ रक्त रंजित थे, रक्त में स्नान करता अशोक था। उस अशोक के वस्त्रों से रक्त की धाराएं बह रही थीं। रक्त की वर्षा करता भयावह मेघ बन नर्तन करता अशोक, एक विशाल रक्त सरोवर का निर्माण करता अशोक। आकंठ डूबने के स्तर तक वह रक्त सरोवर में स्नान कर रहा था। सब कुछ डूब रहा था उस रक्त सरोवर में, और आज सब कुछ डूब गया है इस रक्त सरोवर में। यही था वो भविष्य जिससे मैं तुझे बचाना चाहती थी, परंतु नहीं बचा सकी। आज के इस कलिंग युद्ध में और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी माता पराजित हुई है अशोक, तुम्हारी माता पराजित हुई है अशोक अपने पुत्र के हाथों। ऐसा मत कहो माता, तुम्हारी माता पराजित हुई है अशोक पुत्र के हाथों। मत कहो, तुम्हारी माता पराजित हुई है अशोक मत कहो, तुम्हारी माता पराजित हुई है अशोक अपने पुत्र के हाथों। युद्ध से प्राप्त लाभ कुछ इस प्रकार हैं। भूगोलिक लाभ, कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की गई, जिससे हमारा साम्राज्य अब समुद्र तक विस्तृत हो गया है। शस्त्र और उपकरण की प्राप्ति, शत्रु से लगभग 10,000 तलवारें, धनुष और अन्य शस्त्र प्राप्त किए गए। सामरिक लाभ, कलिंग साम्राज्य की स्थिति हमारे साम्राज्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समुद्री मार्ग और व्यापार पर हमारा नियंत्रण मजबूत हो गया है। युद्ध में हुई हानि, मानव जीवन की हानि,
लगभग 1 लाख सैनिक और नागरिक युद्ध में प्राण गंवा बैठे। 1,50,000 से अधिक लोग घायल हुए। पशु हानि, 500 से अधिक हाथी और लगभग 2,000 घोड़े युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। सेनाओं की स्थिति, सेना का एक बड़ा हिस्सा घायल या समाप्त हो गया, जिससे हमारी शक्ति में कमी आई है। सम्राट महाराज अशोक की जय हो। कलिंग युद्ध के पश्चात राज्य कोष की स्थिति, पुनर्वास कार्यों पर व्यय और कलिंग की संपत्ति से हुई वृद्धि का विवरण सम्मिलित है। राज्य कोष की स्थिति, महाराज कलिंग युद्ध के उपरांत राज्य कोष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कलिंग के खजाने में संग्रहित सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न ने हमारे कोष को समृद्ध किया। कलिंग के राजकोष से प्राप्त संपत्ति, सोना 15 लाख पर्ण, चांदी 25 लाख पर्ण, रत्न और मूल्यवान वस्त्र लगभग 10 लाख पर्ण के समकक्ष। इस प्रकार रक्त में स्नान करता अशोक, उस अशोक के वस्त्रों से रक्त की धाराएं बह रही हैं। रक्त की वर्षा करता भयावह मेघ बनकर नर्तन करता अशोक, एक विशाल रक्त सरोवर का निर्माण करता अशोक। आकंठ डूबने के स्तर तक रक्त सरोवर में स्नान करता अशोक। सब कुछ डूब रहा है इस रक्त सरोवर में। मैं तुझे बचाना चाहती थी पुत्र, परंतु नहीं बचा सकी। आज के इस कलिंग युद्ध में और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी माता पराजित हुई है अशोक। तुम्हारी माता पराजित हुई है अशोक, अपने पुत्र के हाथों। तुम्हारी माता पराजित हुई है अशोक, अपने पुत्र के हाथों। माता क्षमा कर दो अपने पुत्र को। माता क्षमा कर दो माता अपने पुत्र को। रक्त में स्नान करता अशोक, रक्त की वर्षा करता भयावह मेघ बनकर नर्तन करता अशोक, एक विशाल रक्त सरोवर का निर्माण करता अशोक। आकंठ डूबने के स्तर तक वह रक्त सरोवर में स्नान कर रहा है। सब कुछ डूब रहा है इस रक्त सरोवर में। स्वयं अशोक भी डूब रहा है, स्वयं अशोक भी डूब रहा है। माता, तुम्हारे भविष्य दर्शन में तो एक मौका आ जाती थी मुझे बचाने, परंतु यहाँ तो कोई नहीं आता। यहाँ तो कोई नहीं आता माँ, यहाँ तो कोई नहीं आता, यहाँ तो कोई नहीं आता। चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। अभी तो विश्व विजेता के उत्सव की जय जयकार चारों दिशाओं को कंपित कर रही है, फिर भी विलाप कर रहे हैं। इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी अशांत हो सम्राट अशोक। उठिए, एक नई युद्ध की योजना बनाइए, पितामह का खड़ग उठाइए, अपना बुद्धि चातुर्य दिखाइए, रण कौशल दिखाइए सम्राट। बस करो तिस्ता, बस करो। कलिंग युद्ध में मारे गए वीरों के परिजनों के, वृद्धों के, माताओं के करुण कंदन मेरे कानों में अभी तक प्रतिध्वनित हो रहे हैं। माता का भविष्य कथन बार बार स्वयं माता के मुख से मेरे सम्मुख प्रकट हो रहा है। तुम्हारी माता पराजित हुई है अशोक, अपने पुत्र के हाथों। मैं डूब रहा हूँ इस रक्त सरोवर में, मैं डूब रहा हूँ। मैंने ये क्या कर लिया तिस्ता, मैंने ये क्या कर लिया। यही थी वो पीड़ा जिसको माता ने आचार्य चाणक्य के मुख से सुनकर ही आपकी पीड़ा का अनुमान कर लिया था। वो इसी पीड़ा से आपको बचाना चाहती थी, परंतु आपने उनकी एक ना सुनी। उनका पूरा जीवन आपके इस एक दिन की चिंता में चिता समान बीता है। अपनी अंतिम श्वास तक वो इस उपाय को खोजती रही, पर असफल रही और असफलता की निराशा में ही इस संसार से विदा हो गई। मैं अपराधी हूँ, अपनी माता का, तुम्हारी माता का, कलिंग की लाखों माताओं का। मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जिस युद्ध भूमि पर मैंने ये विनाश लीला रची है, वहीं पर मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तुम घोषणा
मैं स्वयं उस स्थान पर जाऊंगा और कलिंग के सारे मृतासित मेरी मृत्यु को देखेंगे। मैं नहीं जीना चाहता तिस्ता, मैं नहीं जीना चाहता तिस्ता, मैं नहीं जीना चाहता। देख रहा हूँ पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप। अच्छा है अभी आपकी आत्मा मरी नहीं। आप स्वयं को युद्ध में हुए रक्तपात का उत्तरदायी मान रहे हैं। हाँ मैं ही उत्तरदायी हूँ। मुझे दंडित करो तिस्ता, मुझे दंडित करो। मैं आपको दंडित नहीं कर सकता भ्राता, और न ही आपकी मृत्यु आपके किए को बदल सकती है। मैं जीवित रहा तो और युद्ध होंगे और विनाश होगा। रोक लो उस विनाश को। विनाश को रोकने का अन्य मार्ग भी है भ्राता, सरल भी और सुगम भी। मुझे बताओ तिस्ता, मुझे बताओ। मैं पूरा राज्य देकर भी उसे प्राप्त करूंगा। राज्य देने की आवश्यकता नहीं है भ्राता, प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। कैसी प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? मुझे बताओ। प्रतिज्ञा अहिंसा की, शांति की, शस्त्र त्याग की, प्रतिज्ञा प्रेम की। इस संसार को शस्त्र से नहीं प्रेम से जीतने की। जिस राजा ने धरती का एक कोना जीत लिया वह दूसरा भी जीतना चाहेगा, और संपूर्ण पृथ्वी पर विजय के बाद वह आकाश पर भी अपना आधिपत्य चाहेगा। इस प्रकार मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उस इच्छा के त्याग की। क्या इससे मेरे हृदय को शांति मिलेगी? क्या इससे उन मृतासितों को सुख मिलेगा? क्या इससे माता मुझे क्षमा कर देगी? क्या इससे मेरे जीवन को कोई एक सार्थक क्षण मिलेगा? आपने जो कुछ अर्जित किया है वो एक दिन में तो नहीं किया ना, वर्षों के प्रयास से अर्जित किया है। ये राज्य, ये सामर्थ्य, ये अशोक एक दिन में नहीं बना। वैसे ही आपको शांति की प्राप्ति एक क्षण में नहीं होगी, परंतु किसी एक क्षण में अवश्य होगी। जिस दिन आपके इस अखंड भारत में प्रत्येक निवासी एक दूसरे से घृणा और द्वेष छोड़कर प्रेम पूर्ण जीवन जीने लगेगा, जिस दिन आपके देश का प्रत्येक नागरिक अहिंसा के सन्मार्ग पर बढ़ जाएगा, जिस दिन मनुष्य की मनुष्य से शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उस दिन आपके जीवन को सार्थकता मिल जाएगी। उस दिन सभी माताओं की पीड़ाएं भी समाप्त हो जाएंगी। उस दिन हमारी माता भी प्रसन्न हो जाएंगी सम्राट। तो ठीक है, आज से अभी इसी क्षण से अशोक के जीवन का एक एक क्षण इसी उद्देश्य के लिए समर्पित रहेगा। मैंने अपनी हिंसा से जितनी भी पीड़ा उत्पन्न की है उन सबको समाप्त करने के लिए मेरे जीवन का एक एक क्षण, मेरे तन का एक एक रोम समर्पित रहेगा। तुम मेरे साथ रहकर मेरा मार्गदर्शन करते रहो, मेरा मार्गदर्शन करते रहो। जीवन की बनाए रखना, ये धम्म है जन्माद सहित में अंतर मन से जुड़ना, ये धम्म है पवित्रता जीवन का, यही धम्म है जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, एहसास के साथ ही जीना दिन रात यही, कठिनाई में सच झूठ का परिचय करना,
यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। हर दिल में प्यार भरा हो, सुमधुर हो हर वाणी, हर दिल में प्यार भरा हो, सुमधुर हो हर वाणी, किस्मों से लिखते जाओ सुख की कहानी, आचार विधि से खुद को नियंत्रित रखना, जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमान सहित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है, यही धम्म है, यही धम्म है, यही धम्म है। यही धम्म है। शस्त्र के बल पर अखंड भारत का निर्माण करने वाले इस वीर ने जब शस्त्र त्याग कर इतिहास में भी हिंसक अशोक को भुलाकर प्रियदर्शी अशोक को याद रखा। वर्षों तक छोटे छोटे राज्यों में बटे और 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुए आधुनिक भारत ने भी अशोक के प्रतीकों और आदर्शों को अपनाकर अपने विकास की यात्रा आरंभ की और आज भारत की विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थिति न केवल शांति और अहिंसा की नीति को प्रमाणित करती है। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा, मैं कल भी था मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं।